Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 8 and the topic is how, when and where. This is the third video of this chapter. इससे पहले मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ और उसमें हमने ये देखा कि डेट्स जो होती है वो हिस्टोरियंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है और साथ में हमने ये भी देखा कि जो हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन करना क्यों ज़रूरी होता है। तो हमने ये देखा कि हिस्टोरियंस पास्ट की जिस स्टोरी के बारे में पता लगाते हैं वही डेट उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके लिए अलग अलग डेट की इम्पोर्टेंस होती है और हमने ये देखा कि हिस्ट्री को पीरियडाइज करना क्यों ज़रूरी होता है। और हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन करने से एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कनेक्ट किया जा सकता है और साथ ही एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हुए चेंजेस को भी हम जान सकते हैं। और हमने ये देखा कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ब्रिटिश पीरियड को यानी इंडिया के अंदर जिस टाइम ब्रिटिश इंडिया को पे रूल करते थे तो उस वक्त जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन इंडिया के हिस्टोरियंस इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रिलीजन के बेसिस पर इस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री को पीरियडाइज करना सही नहीं है। इसीलिए इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है या उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल। इन दिस बुक you will read about the way the British came to conquer the India and establish their rule, subjugating the local नवाब and राजास। इस बुक में आप ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने इंडिया को कैसे कन्क्वायर किया, कैसे अपना रूल इस्टेब्लिश किया और कैसे यहाँ के नवाब और राजास पर अपना डोमिनेशन कर दिया। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। साथ में आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे इंडिया की पूरी इकोनॉमी को और सोसाइटी को अपने कंट्रोल में कर लिया, कैसे उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने उन गुड्स को ख़रीदना स्टार्ट किया लो प्राइसेस पर इंडिया से और वो क्रॉप्स जिनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज लेवल पर इंडिया से होता था और कौन सी क्रॉप्स को वो इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने इस तरीके से अपने जो फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें की और इंडिया के अंदर इस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ और क्या क्या चेंजेस आए वो हम देखेंगे। You will also come to know about the changes British rule brought about in values and text, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के इंडिया में आने से इंडिया की जो वैल्यूज़ थी, इंडिया का जो टेस्ट था, इंडिया का कस्टम, ट्रेडिशन, इंडिया की सोशल प्रैक्टिसेस और जो कल्चर था किस तरीके से बदल गया। When the subjugation of the one country by another leads to this kind of the political, economic and the social and the कल्चरल चेंजेस वी रेफ़र टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन होता क्या है, तो जब एक कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेशन कर लेती है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली या कल्चर के थ्रू, तो हम उसको बोलेंगे कॉलोनाइजेशन। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल द क्लास एंड द ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे, दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। अब आप एक बात नोटिस करेंगे कि इंडिया में जो भी चेंजेस हुए ब्रिटिश पीरियड में, तो जितनी भी क्लास के लोग थे, जितने भी सोशल ग्रुप के लोग थे, उन पर उन इफ़ेक्ट अलग अलग हुआ है और सभी में चेंजेस अलग अलग तरीके से आए हैं। इसीलिए इस बुक का नाम रखा गया आवर पास्ट, यानी प्लूरल वर्ड का यूज़ यहाँ पे किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहता है हाउ डू वी नो, व्हाट सोर्सेज डू द हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अब हिस्टोरियंस ने कौन कौन से ऐसे सोर्सेज का यूज़ किया है इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए जो कि 250 ईयर्स की है, यानी ब्रिटिश पीरियड को किन सोर्सेज से हम जान सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो कि हमें ब्रिटिश पीरियड के बारे में पता चलता है तो वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश इस बात में बिलीव रखते थे कि राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट इन इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। यहाँ तक कि ब्रिटिश इस बात में बिलीव रखते थे कि हर चीज़ को लिखा जाना चाहिए, जैसे कि कोई प्लान हुआ, कोई पॉलिसी हुई या कोई इंस्ट्रक्शन हुआ या कोई डिसीज़न हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ या कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसको क्लियरली लिखा जाता था। वंस दिस वॉज डन थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडी एंड डिबेटेड। कई बार ये होता था कि जो चीज़ें लिखी जाती थी उनके ऊपर प्रॉपर स्टडी भी की जाती थी और उन पर डिबेट भी की जाती थी।
दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ द मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। धीरे धीरे जो ये चीज़ थी, यानी हर चीज़ को लिखना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक कल्चर सा बन गया। चाहे मेमोज हो, चाहे रिपोर्ट्स हो, कोई नोटिंग हो, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा बन गई। The British also felt that all the important documents and the letters needed to be carefully preserved. साथ में ब्रिटिश ये भी मानते थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या लेटर्स हैं उनको केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सो दे सेट अप द रिकॉर्ड रूम अटैच टू द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनसे अटैच करके एक रिकॉर्ड रूम बनवा दिया। The village तहसीलदार ऑफिस, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariat, the law court all had their record room। यानी कि चाहे तहसीलदार का ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर का ऑफिस हो, या कोई प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट हो, या कोई लॉ कोर्ट हो, सभी जगह एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया जहाँ उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था रिटर्न में, ताकि जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको देखा जा सके, उनको पढ़ा जा सके। Specialized institution like the archive and the museum were also established to preserve the important record। इसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए लाइक आर्काइव और म्यूज़ियम। अब आर्काइव क्या होते हैं, जहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जैसे कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह हुए, तो आर्काइव और म्यूज़ियम भी बनाए गए ताकि इन इम्पॉर्टेंट जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रखा जा सके, प्रिजर्व करके रखा जा सके। Letters and the memos that move from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archive। और जो लेटर्स मेमोज लिखे जाते थे, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को भेजे जाते थे अर्ली 19th सेंचुरी में, उनको आर्काइव में जाके पढ़ा जा सकता था। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शंस एंड द डायरेक्टिव्स दैट वर सेंड बाय द ऑफिशियल एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो नोट्स लिखे जाते थे या जो रिपोर्ट्स कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हुए या कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई डायरेक्टिव्स होते थे, तो उनको भी जो टॉप लेवल के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स को भेजा जाता था, तो उनको भी जो है आर्काइव्स में या म्यूज़ियम में रखा जाता था ताकि उनको टाइम पे पढ़ा जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में